प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास साइंस चैप्टर फर्स्ट हिंदी मीडियम में आपके सामने लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक या रसायन का मतलब होता है केमिकल। तो कुछ केमिकल्स वगैरह के नाम आपको पता होंगे जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह के जो आपने सॉल्ट्स वगैरह पढ़े हैं ये सभी केमिकल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये सहायक पुस्तिका है यानी सपोर्ट मटेरियल जो कि दिल्ली में गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। एनसीईआरटी से भी वीडियो बना सकता था बच्चों, एनसीईआरटी से ये मिलता जुलता ही है, सेम है पूरा सिलेबस। और दूसरी चीज़ इसमें अच्छे से क्या है कि इसमें डेफिनेशन बाय चीज़ें सीक्वेंस में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है और इन शॉर्ट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो लाइन बाय लाइन चीज़ें समझाता हूँ। देखो लिखा, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले या नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक ऐसा, इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। जब अभिक्रिया होती है तो एक नया जो है प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है और उसका गुण धर्म यानी उसकी प्रॉपर्टीज जो है गुण धर्म वो पहले वाले जिससे वो बना है उससे उनका गुण धर्म क्या होता है, पूरा परिवर्तित हो जाता है और नए गुण धर्म वाले उत्पाद का निर्माण होता है। और ऐसे प्रक्रिया को अभिक्रिया कहते हैं और इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों आप कह सकते हो कि ऐसे दो पदार्थ जो कि अभिकारक कहलाएंगे, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और उन दो पदार्थों के बीच में अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के पश्चात जो है फिर उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, और जो उत्पाद होगा वो अभिकारक के पदार्थों के गुणधर्म से अलग गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, यानी उत्पाद का अपना ही अलग गुणधर्म होगा। ठीक है, नीचे उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलाना या जलना, दही का बनना, ये सभी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। देखो बच्चों, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कुछ उसमें ऐसे परिवर्तन होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें होगी जो आप वहाँ पर नोटिस करेंगे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सामान्यतः जो है अवस्था में परिवर्तन होगा। आपने पिछली कक्षा में आपने अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, ठोस, द्रव एवं गैस। तो अवस्था में परिवर्तन होगा यानी अभिकारक किसी और अवस्था में होंगे और जो उस उत्पाद का निर्माण हुआ है उसकी अवस्था जो है परिवर्तित हो जाएगी, किसी और अवस्था में आ सकती है। तो ऐसे में आप सामान्यतः कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंगों में परिवर्तन, अभिकारक और उत्पाद के रंगों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तापमान में भी परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, गैस का उत्सर्जन, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें गैस का उत्सर्जन होता है, यानी जब रिएक्शन होता है तो उससे गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आप पॉइंट जो है आप ध्यान में रखना कि रासायनिक अभिक्रिया कभी भी होगी तो इस तरह की चार ये चीज़ें जो है देखने को आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। बच्चों, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यह अभिकारक है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। जब ये अभिक्रिया होगी तो एरो के साथ आगे दिखाया गया है किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जो है
बनती है या गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ देखो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये अभिक्रिया होने से पहले हमारे पास था, ठीक है। इसको LHS भी कह सकते हो। और इसे क्या कहते हैं? यही दो पदार्थ है जो कि अभिक्रिया में शामिल हुआ है, तो इसे अभिकारक कहते हैं। और इस अभिकारक से जो है नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। जो नया पदार्थ है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो ये उत्पाद कहलाता है। यानी अभिक्रिया होने से पहले अभिकारक और अभिक्रिया होने के बाद जिन पदार्थों का निर्माण हुआ है उसे उत्पाद कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, इसी चीज़ को जैसे जिंक लिखा हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हो, तब इसको सिंबल के रूप में, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जिंक को Zn से दर्शाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 के साथ दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, तो ये ZnSO4 क्या है? जिंक सल्फेट। तो यह क्या है? यह रासायनिक समीकरण है जिसमें कि सिंबल उसके प्रतीकों द्वारा जो है दर्शाया गया है, ठीक है। जिंक एक मेटल है और H2SO4 क्या एक अम्ल है। तो दोनों के जो प्रतीक हैं, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के आधार पर इसको दर्शाया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार आपने बच्चों लिखना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ये बना के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये आपके लिए रासायनिक समीकरण हुआ। जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आपको इस प्रकार आपको लिख करके दिखाना होगा उसके प्रतीक यानी सिंबल के द्वारा, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब वह ठोस है, द्रव्य है, गैस है, जिन अवस्था में है उन अवस्था में उनको लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां यानी जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे देखो मैंने बताया ना कि अभी आप Zn यहाँ पर था, उसके बाद प्लस इसमें H2SO4 किया, उसके बाद इस तरह के एरो। तो यहीं पर कह रहा है कि ताप मतलब हीट, उष्मा, तो उसको इस तरह से भी कई बार लिख देते हैं और कई बार हीट लिख ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हीट लिख देते हैं और कई बार आपको नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। प्रेशर यानी दाब जो है, प्रेशर है, वो भी नीचे लिख देते हैं भाई 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। देखो आपने द्रव्यमान का संरक्षण नियम जो है ये 9th क्लास में यानी 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था। तो उसमें क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का क्या निर्माण होगा ना ही उसका विनाश होगा। तो द्रव्यमान जो है जितना होगा उतना ही रहेगा, अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या इसके आधार पर समान रहेगी, ठीक है। देखो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर उपस्थित वो तमाम तत्वों की संख्या क्या होगी? तत्वों की परमाणुओं की संख्या जो है वो एक समान होगी, ठीक है। चरणबद्ध संतुलित करना है। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड, आपको देखो यहाँ पर जो है किस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है, उसको बैलेंस करना है, ये चीज़ें आइए हम आप लोग आगे देखते हैं, ठीक है। Fe ये आयरन है प्लस H2O वाटर का फॉर्मूला है, एरो Fe2O3 प्लस H2। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें कि आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ है और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड भी बच्चों इसको बोल देते हैं समझने के लिए, लेकिन इसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो और प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो आपके सामने आयरन है,
Fe इसका सिंबल है। यहाँ पर देखिए एक F है, Fe जो है वो एक यहाँ पर परमाणु है, लेकिन इसमें अगर आप देखो तो Fe के 2 परमाणु हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ये जो Fe है, दोनों साइड परमाणुओं की संख्या एक समान होनी चाहिए, तो इधर ज़्यादा कैसे हो गया। आप हाइड्रोजन में देखिए तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो ये तो गलत है। तो इसी चीज़ को हमें दोनों ओर संतुलित करना है, और संतुलित करने के तरीके हैं, उस तरीके पर हमें ध्यान देना होगा। तो देखो चरण 2 यानी स्टेप जो है सेकंड, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। तो आयरन यानी Fe के कितने हैं, 1 है, H के कितने हैं, 2 हैं, और O के कितने हैं, 1 है। ये अभिकारक के साइड से नोट करना है आपने। अच्छा, उसके यानी अभिकारक साइड को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आप देखिए जो कि उत्पाद है, इस साइड Fe के कितने हैं, 3 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन के बच्चों यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, बट ऑक्सीजन के 3 है वहाँ पर, है ना, और हाइड्रोजन के 2 हैं। देखिए सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि इधर देखो, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, एक बार मैं आपको, तो बच्चों यहाँ पर जो है Fe2O3 जो है, यहाँ पर 2 देखो आयरन का जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है वहाँ पर Fe2O3 भी बनता है और Fe3O4 भी बनता है, ठीक है। तो जो NCERT में है वो रिएक्शन में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी ये जो देखो यहाँ पर ये समझाता हूँ आपको, ये जो आपका रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ना लिख करके रिएक्शन ये लिखा हुआ है, NCERT में ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को समझोगे। आपको यहाँ पर बस ये देखना बैलेंस रिएक्शन को कैसे करना है। तो जो रिएक्टेंट यानी अभिकारक के साइड जो है, जितने जितने भी परमाणुओं की संख्या लिखी हो वो लिख लोगे, और उत्पाद के साइड जितने जितने परमाणुओं की संख्या लिखी हो वो लिख लोगे। दोनों लिखने के बाद आप सभी तत्वों के परमाणु को स्टेप 3 यानी चरण 3 की भांति संतुलित करेंगे। तो देखो संतुलित करने जो सबसे हाईएस्ट है, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 था, तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो आप जो अभिकारक के साइड है इधर भी 4 लिख लो। यहाँ पर आप यहाँ पर 4 लिख लेंगे, तो वही यहाँ पर जो है 4 लिख लिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आयरन है वो भी 3 परमाणु है, तो इधर भी 3 लिख लिया गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखो तो यहाँ जब आपने 4 लिख लिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस साइड भी क्या करना है, आपने यहाँ 4 लिख लेना है, ताकि ये भी दो ये नीचे का और ये 4 ये, तो ये भी 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है फाइनल जो है आपका ये इस तरह से हो गया रिएक्शन, ये देखो, ठीक है। 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe2O4, यहाँ पर फिर Fe2 लिखा हुआ है, Fe3 होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ, देखो आपने लिखना है 3Fe प्लस 4H2O, फिर एरो लगाना है, एरो के बाद लिखना है Fe3O4 और फिर प्लस में 4H2O, ठीक है। चलिए, तो आगे एक्सरसाइज में कई सारे जो है ना जिनको बैलेंस करना है यानी संतुलित करना है, तो वहाँ पर जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अभी बस इतना ही समझो इसमें चैप्टर में। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे जो टॉपिक दिया है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला संयोजन अभिक्रिया है। बच्चों, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी A प्लस B जो अभिकारक है वो दो होंगे, एरो के बाद देखो C, यानी A और B मिलकर के C का निर्माण किया। यानी दो अभिकारक होंगे, कम से कम दो अभिकारक होंगे, और उससे एक या एक से ज़्यादा भी उत्पाद का निर्माण हो सकता है। तो यानी एक तरह से ना कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, संयोजन, यानी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ये। उदाहरण के लिए देखिए, कार्बन जमा में ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना, कोयले का दहन बोलते हैं इसमें। जल का निर्माण होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन दोनों मिलकर के देखिए क्या बनाया है, H2O, यानी वाटर का निर्माण हुआ। यहाँ पर बच्चों फिर एक मिस्टेक है, एरो नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर एरो होना चाहिए। अगला देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O, एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। तो बच्चों ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सा रिएक्शन, मैं लिख के दिखाता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O वाटर, एरो में फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बनता है, और यहाँ पर हीट भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, निकलती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, और सॉरी देखो यहाँ पर फिर एक मिस्टेक, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, एक तरह से मतलब ये बुझा हुआ ये होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में इसे दिया हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे, अगर समझ नहीं आएगा तो आप पूछना, हम बताएंगे आपको। तो ये तीनों का तीनों जो एग्जाम्पल था ना, वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, ऊष्मा भी उसमें बने, उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे ये मीथेन है CH4 प्लस ऑक्सीजन, एरो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस में ऊष्मा का निर्माण इसमें होता है, ऊष्मा का इसमें उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कह रहे हैं। और ये ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन यानी ये संयोजन अभिक्रिया भी है, ठीक है। अगला श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जब देखो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम ऑक्सीजन गैस सांस के रूप में लेते हैं, ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है, ये जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज आता है हमारे रक्त में, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस वाटर भी होता है, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी, ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है, और वो ऊर्जा अपने आप में ऊष्मा ही है, ठीक है। हमारे शरीर में देखो जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो हमें पसीना भी आता है, गर्मी भी लगती है, ऊष्मा हमारे शरीर से निकलता है। तो आप कह सकते हो श्वसन अभिक्रिया जो है, या श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो आप साधारणतः पर कह सकते हो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जब दो पदार्थों दो अभिकारक का जो अभिक्रिया हो गया, उसके अभिक्रिया होने से जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनने के साथ साथ जो है ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। अगले अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। यानी एक यहाँ पर अभिकारक होगा, जब उसमें हम ऊष्मा देंगे यानी उसको हीट करेंगे तो वो दो या दो से अधिक उत्पादों में जो है विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, इसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब ये वियोजन अभिक्रिया भी कई तरह के होते हैं। तो पहला है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो ये आपको समझाता हूँ एक एक करके। तो देखिए, ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है ऊष्मा द्वारा इनका वियोजन किया जाता है, ऊष्मा के द्वारा इनका विखंडन किया जाता है, तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए
FeSO4 फेरस सल्फेट। जब इसको हीट करेंगे यानी उष्मा देंगे तो ये जो है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अगला देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको उष्मा देंगे, हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, अगला है PbNO3, ये लेड नाइट्रेट है। जब इसको हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस रिएक्शन, इन अभिक्रियाओं में देखो बच्चों, जब हम अभिकारक को हीट करते हैं यानी उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं उसे, तो यह एक, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। यानी अभिकारक एक होता है और उसे जब हम उष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में भी उष्मा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में वैद्युत वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया में जल, जो कि H2O जिसका सूत्र है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में विखंडित हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखो विखंडन हुआ यानी वियोजन हुआ है, जिस वजह से इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे और वियोजन अभिक्रिया में इसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर बच्चों ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, दोनों को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप इसे छोड़ दोगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वियोजन हुआ है ये प्रकाश की उपस्थिति में हुआ है, इसलिए इसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी वगैरह के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। अभी कुछ देर पहले हमने उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ाया था, अब ये है उष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रिया या जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें उष्मा की जरूरत हो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया के दौरान उष्मा का निर्माण हो, उष्मा का उत्सर्जन हो, उसे उष्मा